Hello students, how are you all? Hope you are doing well in your holidays, going through the studies. इंग्लिश क्लासेस दोनों आप अच्छे से क्लियर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। तो आज हम जा रहे हैं, शिफ्ट होंगे वर्ब की तरफ। लास्ट क्लास हमने ग्रामर में टेंस किया था, जो मैंने आपको कहा था कि मैं पूरे बिगनर लेवल से आपको पढ़ाऊंगी। जैसे एक नॉर्मल 6 क्लास के बच्चे से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक भी अगर टेंस पढ़ाई होती तो वो एक लेवल का ही मैं पढ़ाऊंगी। सिमिलरली वर्ब भी वैसे ही मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, बिगनर लेवल से पढ़ाने वाली हूँ आपको। तो जनरली हम जब छोटे क्लास में थे, जब जूनियर क्लासेस में, तो वर्ब का मतलब हमने क्या बताया था, वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। ठीक है, कोई भी काम करना, एक्शन वर्ड को हम वर्ब कहते थे। लेकिन वर्ब सिर्फ वहीं जाके सीमित नहीं होती। फिर हम क्या किए, थोड़ा हायर क्लास में गए, 4, 5, 6 में गए। वहां पर क्या था, वहां पर हमारे पास वर्ब के 2 टाइप्स थे। वर्ब में टाइप्स क्या था, एक ट्रांजिटिव वर्ब, एक इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद क्या था, जब हम लोग ने टेंस पढ़ाई चालू की तो हमने पता चला कि हेल्पिंग वर्ब भी कुछ होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब भी कुछ होता है। उसके बाद हमें पता चला कि मॉडल्स भी कुछ होते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है वो होती है आपकी वर्ब। ठीक है, लेकिन अब जिस लेवल में हम पहुंच चुके हैं, नो डाउट मैं आपको बिगिनिंग से ही स्टार्ट करूंगी, लेकिन अभी ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो हमें मालूम ही नहीं है कि वो उनको वर्ब कैटेगरी में लाया जाता है। जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, सबको एक फैमिली में लाना पड़ता है, एक कैटेगरी में लाना पड़ता है। तो वो हमें आधे चीजों के बारे में पता ही नहीं कि वो किस टाइप के वर्ब है। जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ कि 2-3 साल पहले तक मुझे पता ही नहीं था कि इन्फिनाइट वर्ब क्या होता है। ठीक है, ये जैसे फिनाइट वर्ब और इन्फिनेटिव वर्ब, जो इन्फिनाइट वर्ब क्या होते हैं, मतलब मैं वो वर्ड्स को यूज करती हूँ, लेकिन उसका टर्म मुझे नहीं मालूम है कि इस पर्टिकुलर वर्ड को इन्फिनाइट वर्ड कह सकते हैं, कि फिनाइट वर्ब कह सकते हैं या नॉन फिनाइट वर्ब कह सकते हैं। मैं यूज कर रही हूँ, हम वो यूज कर रहे हैं वो, लेकिन हम उसे नहीं जानते, उसके टर्म्स हमें नहीं पता। ठीक है, तो जब आप हायर क्लास, जब आप जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी यूपीएससी के लिए, एसएसबी, ये जो सारे जो एग्जाम्स होते हैं, इसके लिए आप अगर पढ़ते हैं या फिर प्रिपरेशन करते हैं तो आपका ग्रामर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ग्रामर आपका बेस लेवल से स्ट्रांग होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजों को मिस कर देते हैं, हाँ ये तो इजी है, ये हो जाएगा, बट वहीं पर हम मिस्टेक कर बैठते हैं। टेंस जैसा माइनर सा चीज हम यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है वो क्या टेंस है, उसमें क्या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, उसमें क्या होता है, ये हमें पता नहीं होता। सेम गोज विद वर्ब, जैसे मैं यूज करते हैं, मैं भी यूज किया करती थी, लेकिन उस पर्टिकुलर सेंटेंस को, उस पर्टिकुलर वर्ब को क्या वर्ब कहते हैं, ये मुश्किल हो गया था पता करना। फिर मैंने स्टडी किया, तो मैं बस अपने हिसाब से बता रही हूँ कि उस वक्त टीचर्स पढ़ाते थे, हम ध्यान नहीं देते थे या फिर भूल जाते थे, ये सारी चीजें होती थी। तो ग्रामर इज जस्ट लाइक मैथ्स, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम द एक्यूरेट इन इट। तो यहाँ पर भी रूल्स होते हैं, जैसे आपके मैथ्स में रूल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको टेंस में भी रूल्स बताए थे, स्ट्रक्चर्स बताए थे। आप अगर वो रूल्स फॉलो करेंगे तो आपका जो ग्रामर लेवल है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको सारे ग्रामर्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो जब हम वर्ब की पूरी चैप्टर्स करेंगे तो उसमें जिरांड, पार्टिसिपल्स, कह सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, मॉडल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, और उसको यूज कहाँ करना है ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वर्ब के डेफिनेशन से। ठीक है, तो वर्ब के डेफिनेशन, वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन, एन इवेंट और अ स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है एक्शन, किसका एक्शन, सब्जेक्ट का एक्शन। ये एक्शन, इवेंट और स्टेट ऑफ बीइंग किसका डिसाइड करता है, सब्जेक्ट का। ठीक है, ये जो वर्ब है ये डिस्क्राइब करता है एक्शन, इवेंट और स्टेट ऑफ अ बीइंग। अब जनरली हम बात करते हैं, जैसे वर्ब क्या होता है, टेक, गिव, ब्रिंग, क्लाइंब, रैन, ईट, एड, ये सारे क्या होते हैं, ये होता है आपका वर्ब। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स है, कॉल, गिव, टीच, ब्रिंग, कह सकते हैं कम, गो, ये सारी चीज एक्शंस है। तो ये सब किसके हैं, ये सब हैं आपके स्टेट ऑफ सब्जेक्ट के। तो हम पहला देखेंगे, ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये हो गया टोल्ड। टोल्ड यहाँ पर क्या है, वर्ब, किसका सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब कह सकते हैं, जिसका फर्स्ट फॉर्म क्या है, टेल। हर वर्ब का 4 फॉर्म होता है। फर्स्ट वर्ब, मेन वर्ब जो होता है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड वर्ब होता है आपका पास्ट टेंस, थर्ड होता है पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ होता है आईएनजी। जैसे टेल है, उसका सेकेंड फॉर्म है टोल्ड, थर्ड फॉर्म भी है टोल्ड, फोर्थ फॉर्म क्या है, टेलिंग। आईएनजी जब लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के साथ, जो यूज करने के लिए आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, वो हो जाता है। तो ये उसको हम बाद में एक बार डिस्कस कर लेंगे। ये है ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये ही जो है उसने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी कही, तो उसने कोई एक्शन परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये जो हुआ आपका एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। शी वॉज रनिंग,
अगर हम ये कहेंगे तो रनिंग क्या है, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम रनिंग इसमें क्या है, वो वर्ब है। उसके बाद शी इज अ डॉक्टर। शी इज अ डॉक्टर का मतलब क्या, इसको अगर हम नॉर्मली टेंस में लेंगे तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अभी यहाँ पर शी इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, ये किसी का स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं। अब आप बोलेंगे मैम इसमें तो हमें टेल, कुड, गिव, गेव ये सब तो दिख नहीं रहा, तो इसमें वर्ब क्या है, इसमें आपका वर्ब है इज, जो कहलाता है हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। ये भी आपका एक फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, एक टाइप ऑफ वर्ब है। तो ये आपका बताता है स्टेट ऑफ बीइंग। अब उसके बाद आता है दिस बॉय सीम्स टायर्ड, ठीक है, दिस बॉय सीम्स टायर्ड, तो इसमें आपका वर्ब क्या है, सीम्स, ठीक है, वो टायर्ड है, वो एक इवेंट, उसने कुछ काम किया, अब ये जो है ये टायर्ड दिख रहा है। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात किए हैं, हमने बात की सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर ये ऐसे डिस्क्राइब किया गया है कि ये इवेंट बता रहा है, तो वैसे यहाँ पर मैंने सब चीज को क्लियर कर दिया। एक्शन बता रहा है, ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक्शन, वो एक डॉक्टर है, हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, यहाँ पर वर्ब क्या यूज हुआ, सीम्स, ठीक है। तो ये ऐसे एक वर्ब होता है, हर सेंटेंस में एक वर्ब होता ही है, बट ये कंफर्म नहीं है कि हर सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो। सेंटेंसेस में 2 वर्ब भी हो सकते हैं, ठीक है, 3 वर्ब्स भी हो सकते हैं। अब मैं ये नहीं कहती कि सारे वर्ब्स जो होंगे वो मेन वर्ब होंगे, नो, ये जरूरी नहीं है। कुछ वर्ब्स जो होंगे वो मेन वर्ब भी होंगे, हेल्पिंग वर्ब भी होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब भी होंगे। तो मैं अगर अभी आपको एज अ होल बता रही हूँ तो आपको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा कि कौन सा मेन वर्ब है, कौन ऑक्सिलरी वर्ब है। तो टाइम टू टाइम वो जब हम क्लियर करते जाएंगे तो वो मेन वर्ब के हिसाब से वो क्लियर होता जाएगा। तो जैसे ये टोल्ड है, ये टोल्ड आपका भी यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। शी इज, ये आपका हेल्पिंग वर्ब, दिस बॉय सिंस, ये मेन वर्ब है, ठीक है, लेकिन इसका वर्ब फॉर्म मेन क्या है, सेम, इसका मेन वर्ब क्या है, टेल। तो ये सारे अभी यहाँ पर मेन वर्ब्स हैं, ओके। अब आया वर्ब कैन बी 1 और मोर देन 1 वर्ड। एक वर्ब एक सेंटेंस में एक वर्ब भी हो सकता है, 2 वर्ब भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, मतलब मोर देन 1 वर्ड भी हो सकता है, या तो एक होगा। जैसे यहाँ पर एक वर्ब है, यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, यहाँ पर हमारे 3 वर्ब, सॉरी, एक से ज्यादा वर्ब है। जैसे कि ही राइट्स लेटर, तो यहाँ पर राइट्स है, ये एक वर्ब है, ये मेन वर्ब हुआ आपका। ही इज राइटिंग लेटर, ये भी आपका वर्ब है, इसमें 2 वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है, इसमें मेन वर्ब भी है, मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये ही हैज रिटन लेटर, ये भी आपका वर्ब है, हैज भी वर्ब है और रिटन भी वर्ब है। ही हैज बीन राइटिंग लेटर, ये भी आपका वर्ब है। तो हमने देखा कि हैज बीन राइटिंग भी वर्ब है, हैज रिटन, इज राइटिंग, राइट्स, एक से अधिक वर्ब है हमारे पास। तो वर्ब जो होते हैं वो एक सेंटेंस में एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब, लेकिन उससे पहले हमें जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जो वर्ब में बहुत ज्यादा जरूरी है हमें जानना। कि जब भी कोई एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है, जब भी कोई एक्शन परफॉर्म होता है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म होता है, तो उसके पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो वो एक्शन को रिसीव कर रहा हो, ठीक है। फिर से मैं कह रही हूँ, एक जब सब्जेक्ट, मान लीजिए कि मैं, आई एम अ सब्जेक्ट, आई गेव, ठीक है, आई गेव अ बुक, अगर मैं ये कहती हूँ तो क्या हुआ, इसके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने बुक दिया, तो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसे रिसीव करने के लिए कुछ है। मेरा गेव जो एक्शन है उसको रिसीव क्या दिया मैंने एक बुक दिया। तो बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो रिसीवर है मेरे काम का, मेरे एक्शन का, वो रिसीवर है बुक, ठीक है। तो उसी हिसाब से ऑब्जेक्ट्स 2 टाइप के होते हैं, एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वो अभी हम पता करेंगे वो कैसे होता है। ये आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा एक चीज और जरूरी है, जब एक्टिव से पैसिव सेंटेंस में आप चेंज करते हैं तो हमें वर्ब की जरूरत तो हमेशा ही है। तो उस दौरान में आपको
ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जानना जरूरी है, तब जाके आप एक्टिव से पैसिव में भी चेंज कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई होती है ना, तो हमें ये सारी चीजें एक साथ बता दी होती है कि ये सारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो ही आप आगे बाकी इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस या फिर डिफिकल्ट काइंड ऑफ ग्रामर को कर पाएंगे। इसीलिए पूरे एक लेवल से पढ़ाया जाता है ये सारी चीजें को, ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाए और अच्छे से आप एक आइडिया हो जाए उसमें। और आप जब बात करें, ग्रामर सीखने का मेन मकसद यही है कि आप अच्छे से बात कर सकें, स्पीकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ सके, आप अच्छे से लिख सके। तो ये सारी चीजें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मैं आपको भी डिफरेंस बताऊंगी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली होता है आपका कोई थिंग, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली होते हैं आपके पर्सन। सबसे आसान तरीका है याद रखने का यही, इसके अलावा और कुछ नहीं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जब हमें पता करना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, तो हम क्वेश्चन लगाएंगे व्हाट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमें पता करना है तो हम क्वेश्चन लगाएंगे होम। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी पर्सन के लिए कुछ क्वेश्चन सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं होम, और चीजों के लिए यूज करते हैं व्हाट अगर क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तो। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करना, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस क्या था, मैंने आपको क्या बोला था कि जब एक्शन कुछ भी काम होता है, एक सब्जेक्ट अगर कोई काम करता है तो उसका रिसीवर जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट दोनों रहेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें दोनों रहेंगे, लेकिन एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ आपके जानने के लिए है, ठीक है। तो अगर मैं यहां कहूं he gave me a book, अगर हम इसको इसके बेसिस में करेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। थिंग जो है वो बुक है, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और पर्सन है मी, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे आसान तरीका आपको यही है फाइंड आउट करने का, लेकिन हम इसको थोड़ा अगर समझने के तौर पर लेके जाते हैं तो ठीक है, अभी बात करते हैं। ही है सब्जेक्ट आपका, ये है वर्ब, ही ने कुछ एक्शन किया, ठीक है, एक्शन किया, उसका रिसीवर क्या था, ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीव करना चाहिए, मतलब जो गेव एक्शन है, एक्शन का रिसीवर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ही गेव में भी एक है रिसीवर है, मी जो है वो भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो एक रिसीवर है, लेकिन हमारा जो मेन क्या है यहाँ पर, बुक, ही गेव मी अ बुक, ठीक है। तो यहाँ जो बुक है वो मिला एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, किसे मिला, मी को, तो वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेफिनेटली स्टैंड, आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट, ही गेव मी व्हाट, तो आंसर आया बुक, तो वो हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और टू होम, ही गेव मी अ बुक, तो यहाँ पर ही गेव बुक टू होम, तो आंसर आया मी, तो ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप इसको सिर्फ एक बेसिक तरीके से याद रख लीजिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर थिंग, जहां पर थिंग्स है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और पर्संस के लिए होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो भी याद ना हो तो आप ये याद रखिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए आप क्वेश्चन लगाएंगे हैज आफ्टर योर वर्ब, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए लगाएंगे आप हूं, तो आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। अगर हम एक और एग्जांपल लें, ब्रॉड, किसका पास्ट टेंस है, ब्रिंग का, ठीक है। हरी ब्रॉड फ्लावर्स फॉर मी, अगर इसका हम मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे तो हरी ब्रिंग्स फ्लावर फॉर मी, ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। या फिर हरी इज ब्रिंगिंग फ्लावर फॉर मी, लेकिन हमने यहाँ पर यूज किया है पास्ट टेंस, ये वर्ब है लेकिन ये पास्ट टेंस है। ही ब्रॉड फ्लावर्स फॉर मी, सॉरी हरी ब्रॉड फ्लावर फॉर मी, तो यहाँ पर हरी क्या है, सब्जेक्ट है, ब्रॉड क्या है, वर्ब है। तो सब्जेक्ट ने एक एक्शन किया, वो था ब्रॉड, क्या ब्रॉड था, किसके ऊपर वो इम्पैक्ट हुआ, जो एक्शन है वो किसके ऊपर फॉल हुआ, वो हुआ फ्लावर के ऊपर। तो हरी ब्रॉड फ्लावर, फ्लावर लाया, तो फिर हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे हरी ब्रॉड व्हाट, तो फ्लावर्स, तो ये हो गया आपका, सॉरी ये हो गया डायरेक्ट। फॉर मी, मी जो है वो थिंग है, तो वो हो गया इनडायरेक्ट। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हरी ब्रॉड मी फ्लावर्स,
तो इस जगह में भी क्या होगा, इस जगह में ये नहीं कि हरी ब्रॉट है तो सामने में मी लगा है तो हम जनरली मी यूज कर देंगे। हरी ब्रॉट मी फ्लावर्स, मतलब उसने मेरे लिए फ्लावर्स लाया। तो अभी यहाँ पर भी जो आपके फ्लावर्स हैं वो डायरेक्ट रहेंगे, मी रहेंगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैं फिर रिपीट करती हूँ आपको। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे आपके थिंग, उसमें आप क्वेश्चन लगाएंगे व्हाट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी पर्सन, उसमें आप क्वेश्चन लगाएंगे हु, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अब हम करेंगे टाइप्स। तो टाइप्स के हिसाब से पहले होगा एक फाइनाइट वर्ब और एक होता है इनफाइनाइट वर्ब। तो अभी हम फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइनाइट वर्ब में होता है आपका मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल वर्ब कह सकते हैं इसे। उसके बाद होता है आपका लिंकिंग वर्ब। उसके बाद होता है आपका ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब में फिर वो दो चीज में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और होते हैं मॉडल्स। ये हम सब अभी डिस्कस करेंगे। मेन वर्ब जनरली क्या होता है? मेन वर्ब होता है जो आपका इंफॉर्मेशन देता है एंड गिव्स द एक्सप्रेस टू एक्सप्रेस द एक्शन। वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो इंफॉर्मेशन देता है और हमारा एक्शन को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। कैसे? अगर मैं ये लिखूं ही गेव अ बुक, तो क्या हुआ? यहां पर ये वर्ड है, ये एक्शन है। ये एक्शन क्या बता रहा है कि ये जो गेव है वो बुक, ही ने बुक दिया। ये गेव एक्शन है और क्या दिया? बुक दिया। तो ये नॉर्मली हम यूज करते हैं मेन वर्ब में। मेन वर्ब इज वेरी इजी। ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो यहां पर भी क्या हुआ? मैंने बताया था टोल्ड जो है वो मेन वर्ब है, ठीक है। यहां पर आपका रिसीवर क्या है? अब इसमें आइडेंटिफाई करें कि इसमें ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। इसमें जो थिंग है तो वो स्टोरी जो है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये जो मी है ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर क्या हुआ? ये एक्शन जो है वर्ब के थ्रू सब्जेक्ट का जो एक्शन है वो हमें एक्सप्रेस किया गया। ही टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इसमें क्या है? मी हो गया इनडायरेक्ट और स्टोरी हो गया डायरेक्ट। इसीलिए मैंने आपको बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पहले आपको इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया था ताकि आप ये सारी चीजें सही समझ पाए। वर्ब क्या, जो भी आप कोई काम करता है, कोई भी सब्जेक्ट कोई काम करता है तो डेफिनेटली उसके पास एक रिसीवर होना चाहिए, ठीक है। अगर वो रिसीवर्स नहीं है या फिर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं एक सेंस बना। मेन सेंटेंस का मतलब क्या है? सेंटेंस का मतलब होता है कि एक सेंस बनना। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज, एक सेंटेंस या वाक्य को अगर आप बोलते हो तो उसका एक सेंस बनना चाहिए। अगर वो बिना ऑब्जेक्ट का सेंस बन जा रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है जनरली, अगर नहीं बन रहा है तो उसमें फिर ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, फिर उसको आपको करना पड़ता है। तो अभी हम बता रहे हैं मेन वर्ब के बारे में, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे जो हम तीनों ये जो पढ़ रहे हैं उसमें जो फाइनाइट वर्ब्स है ये तीनों उसके पार्ट है। तो ये फाइनाइट वर्ब कैसा है? ये गिव की जगह तो ये गेव भी हो जाता, सॉरी गेव की जगह तो गिव होना चाहिए था, टेल की जगह टोल्ड होना चाहिए था। अगर हम मेन वर्ब के बारे में पढ़े तो मेन वर्ब तो वही है। तो फाइनाइट वर्ब का मतलब ये होता है कि फाइनाइट वर्ब अपना जो वर्ब फॉर्म है उसको चेंज कर सकती है। इट इज गेटिंग अफेक्टेड बाय द पर्सन, प्लेस, पर्सन, टेंस या फिर नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। मान लीजिए कि ये ही है, हमारा मेन वर्ब क्या है इसमें, आई मीन वर्ब वन वर्ब क्या है, फर्स्ट वाला गिव, ठीक है। लेकिन हम इसको कैसे यूज करते हैं? ही गिव्स अ बुक। तो यहाँ पर क्या हुआ? गिव का फॉर्म चेंज हो गया क्योंकि यहाँ ही है, ये सिंगुलर है तो हम यहाँ एस लगाएंगे, ठीक है। ही गेव अ बुक, अगेन वर्ब चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू द पास्ट टेंस में। अगर हमें इसे लिखना था, अगर हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगाना है तो वी यूज ही इज
गिविंग अ बुक। फिर हमने इसको चेंज कर दिया, गिव से इसको गिविंग कर दिया। इज भी हेल्पिंग वर्ब है, ही हैज गिवन अ बुक। फिर हमने इसको चेंज कर दिया। तो फाइनाइट वर्ब्स जो होता है वो एक फॉर्म जो वर्ब होते हैं उसको वो अब नंबर्स, टेंस या फिर सब्जेक्ट के नंबर्स के हिसाब से उसे वो चेंज कर सकते हैं। इनफिनाइट वर्ब्स में ये सारी चीजें नहीं होती। इट इज नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय नंबर, टेंस, ये किसी चीज के साथ ये इफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, टोल्ड है तो यहाँ हम टेल कर सकते थे, टेलिंग कर सकते थे, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस के अकॉर्डिंग टेल्स कर सकते थे। तो ये सारी चीजें जो है वो चेंज हो सकती है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले मेन वर्ब बताया ताकि आपको एग्जांपल एक मिले, उसके बाद मैंने आपको फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन बताया कि उसको कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है। हो गया मेन वर्ब। अब आ गया आपका लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस को। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं उसको वो कनेक्ट करते हैं। ठीक है, किससे? एक वर्ड या फिर फ्रेज से। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन देते हैं। सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट होते हैं, सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उसे वो कनेक्ट करते हैं एक वर्ड या फ्रेज से और उसे उसमें एक इंफॉर्मेशन देते हैं। उसमें जो वर्ड्स, फ्रेज या वर्ड से जो कनेक्ट करते हैं वो कुछ भी हो सकता है। वो एक नाउन हो सकता है, वो एक एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, वो एक नाउन हो सकता है, वो एक एडजेक्टिव हो सकता है, वो पार्टिसिपल भी हो सकता है। ठीक है, पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म या फिर एडवर्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उसे कहते हैं हम लिंकिंग वर्ब। जैसे कि दिस इज दे आर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है। इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें वर्ब क्या है? आर है। हेल्पिंग वर्ब ही है लेकिन आर है। तो ये लिंकिंग वर्ब जो क्या है वो एक ऐसे, ये जो सब्जेक्ट है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसे कनेक्ट किया एक वर्ड या फिर फ्रेज लगा के और एक इंफॉर्मेशन दिया कि जो वर्ब है इसने कनेक्ट किया इसको और इसको, ये वर्ड लगाया और एक कनेक्ट किया, दे को कनेक्ट किया, स्टूडेंट से कनेक्ट किया और एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस उसने बनाया। अब है ही लुक्स हैप्पी। अगर हम ये लिखते हैं ही लुक्स हैप्पी, तो यहाँ पर ही है जिसने वर्ब का इस्तेमाल किया, वर्ब ने कनेक्ट किया, सब्जेक्ट को कनेक्ट किया इस वर्ड से, हैप्पी जो एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये हो गया आपका लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर ये वर्ब जो है लिंकिंग, देखिए वर्ब तो वर्ब ही होता है। लुक्स, क्राई, कम, गो, स्टिच, टेल, मूव, कॉल, फॉल, फेल, थ्रो, किक, लीव, लेफ्ट, ये सब चीज वर्ब है। लेकिन कौन सा वर्ब क्या है वो हमें जानना जरूरी है। अभी कौन सा वर्ब कैसा काम आता है वो भी जानना जरूरी है। जैसे कि लुक को तो हम नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब में भी नॉर्मल हम यूज कर सकते थे मेन वर्ब के हिसाब से, लेकिन हमने यहाँ पर उसको लिंकिंग वर्ब जैसा यूज किया क्योंकि ही लुक्स, इसके साथ यही चीज मैच होगा। ही लुक्स, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे? ही लुक्स डल, ही लुक्स ब्यूटीफुल, सॉरी ही लुक्स हैंडसम, शी लुक्स ब्यूटीफुल, ये सब चीज क्या है? ये सब तो एडजेक्टिव है। तो ये सारे हो गए आपके लिंकिंग वर्ब्स। ऐसे वर्ब सारे हैं बट सब वर्ब को कैसे क्राइटेरिया में लाया गया है ये हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम गिव, गिव, कॉल, ये सब जो क्या था ये हम बिना ये वर्ड या फिर नाउन या फिर फ्रेजेस के साथ हम मिला नहीं सकते थे। इसे हमको एक ऑब्जेक्ट या फिर वर्ड लाना ही था जिसमें उसका जो एक्शन है वो फॉल हो, जिसमें रिसीवर्स का कोई एक्शन फॉल हो। तो यहाँ पर लिंकिंग वर्ब ऐसा है। ठीक है, अब आया आपको ऑक्सिलरी वर्ब और या फिर हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपका यूज बहुत जगह में आएगा। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की जो दो पार्ट है, प्राइमरी और मॉडल्स, ये आपको जानना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। मॉडल्स का तो यूज बहुत होता है, थोड़ा कंफ्यूजन भी है, तो इसको हम वर्ब खत्म होने के बाद करेंगे। मॉडल्स का अलग से हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम मॉडल्स को अच्छे, मतलब वीडियो साथ यही वीडियो के एंड में हम इसको मॉडल्स को, जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे उसी हिसाब से। तो अभी हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पर अभी स्पेस नहीं, तो मैं ये सबको रब कर दे रही हूँ। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। ठीक है,
आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क दैट डाउट ओवर व्हाट्सएप, प्लस आप इसको ये करेंगे, आप नोट्स आई मीन इसको अगर कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं, या फिर दोबारा वीडियो को सुन सकते हैं। आपके पास ये कन्वीनियंस तो है ही, अभी आप इसको वैसे करेंगे, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब हेल्प करता है मेन वर्ब को टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेंस या फिर मूड। हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है मेन वर्ब को टू एक्सप्रेस द फीलिंग या फिर मूड या फिर कोई टेंस को बताने के लिए हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है किसको? मेन वर्ब को। जैसे कि अगर मैं लिखूं आई एम सिंगिंग, अगर ये है तो इसमें सिंग है, वर्ब, एम है आपका हेल्पिंग वर्ब और आईएनजी है आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म। तो आई एम सिंगिंग, तो क्या हुआ, इसने एक फीलिंग को एक्सप्रेस किया मेन वर्ब को हेल्प करके, ठीक है। मेन वर्ब को इसने हेल्प किया, सिंग है इसका मेन वर्ब, ठीक है। तो जो मैंने बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है मॉडल्स। तो प्राइमरी में क्या क्या आता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स में क्या क्या आते हैं? पहले आते हैं बी फॉर्म। बी फॉर्म के कितने हेल्पिंग वर्ब है? एम, इज, आर, was, were, being, ये सब बी फॉर्म के हेल्पिंग वर्ब है, मतलब ये भी बी फॉर्म में अंदर आता है। उसके बाद डू फॉर्म है, डू में है डज, डिड, ठीक है। हैव के भी हेल्पिंग फॉर्म है, हैज, हैव, हैड। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर या फिर टेंस के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चेंज होती है, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। एम यूज होता है आई के साथ, ये होता है सिंगुलर के साथ, प्रेजेंट सिंगुलर, प्रेजेंट प्लूरल, प्रेजेंट सिंगुलर, प्रेजेंट प्लूरल। बीइंग जो है नॉर्मल हम आईएनजी से लिखते हैं। डू, ये डू यूज होता है प्रेजेंट प्लूरल के साथ, डज यूज होता है प्रेजेंट सिंगुलर के साथ, डिड यूज होता है पास्ट टेंस। हैव यूज होता है आपका प्रेजेंट सिंगुलर प्लूरल, हैज यूज होता है प्रेजेंट सिंगुलर, और हैड यूज होता है पास्ट टेंस के लिए, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए। तो ये होता है आपका प्राइमरी मॉडल्स, सॉरी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो इससे ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, ये बहुत क्लियर है। अभी जैसे मैं और एग्जांपल आपको दे सकती हूँ, दे आर प्लेइंग, दे वेर प्लेइंग, शी is playing, she was playing, ठीक है। ये सारी चीजें हम यूज करते हैं। डू के साथ they do their work, I do my work, ठीक है। she does her work, they did their work। अब देखिए दे है तो हमने डू यूज किया, आई के साथ भी डू यूज है, डज नहीं होता। शी के साथ डज, शी इज सिंगुलर, ये प्लूरल है तो इसीलिए दे, या फिर शी डिड हर वर्क। ये सिर्फ पास्ट टेंस के साथ यूज होता है, रिस्पेक्टिव कि वो सिंगुलर है प्लूरल है, इससे कोई मतलब नहीं है। हैव और हैज यूज होता है आपका सिंगुलर के साथ, शी हैज। और हमेशा याद रखिए इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, शी हैज डन हर वर्क, हैव, दे हैव डन देयर वर्क। हैड के लिए एक लंबा सेंटेंस यूज करना पड़ता है। तो ये जनरली हमने एक्सप्लेन कर दिया कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है। ये सारे हेल्पिंग वर्ब है, हैज, हैव, सब कुछ हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। आपको पूछेगा डू, डीड, डज, ये सब क्या है, तो आप ये कहेंगे कि ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। क्लियर। अब मॉडल्स है। मॉडल्स होता है कुड, शुड, कैन, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट,
ये सारे होते हैं आपके हेल्पिंग मॉडल्स। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे जब ये सब चीज कंप्लीट हो जाएगा तब। नहीं तो अभी आप इसको लेके पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उसमें जानना जरूरी कि आप किधर कैसे। जैसे मान लीजिए शुड इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ पीस ऑफ एडवाइस। मस्ट जो है वो एकदम ऑब्लिगेशन है, उसको आपको करना है। ये सारी चीजें हम करेंगे अच्छे से। तो इसको पहले आप क्लियर हो जाए कि अभी हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़े हैं, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या चीज है। थोड़ा डिफिकल्टी होगा आपको पहचानने में, ये वीडियो में भी एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, 100% श्योर। बट आप इसको दोबारा पढ़ेंगे ना, दोबारा एक बार सुनेंगे, एग्जाम्पल्स को लिख लेंगे, दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ग्रामर क्या होता है, थोड़ा इरिटेटिंग लगता है लोगों को समझना, तो वो आपके साथ हो सकता है। तो आपको एक बार में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा ये वीडियो को प्ले करेंगे और दोबारा आप इस चीज को देखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब हो गया आपको ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स मैंने बता दिया, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगी आपको। अब हम बात करेंगे नॉन फिनाइट वर्ब का। नॉन फिनाइट वर्ब में मैं आपको ज्यादा चीज एक्सप्लेन करने से बेहतर आपको बेसिक उसमें मैं बता दूं। नॉन फिनाइट वर्ब में मैंने बोला था जैसे कि उसमें जरूरत नहीं पड़ती, उसमें जरूरत नहीं पड़ती आपको किसी चीज, उससे उसके जो वर्ब होते हैं वो किसी चीज से भी चेंज नहीं होते। उसको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता कि अगर सेंटेंस में वर्ब अलग, टेंस अलग है, नंबर अलग है, या फिर सब्जेक्ट का नंबर्स अलग है, ये सब चीज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। आई लाइक रीडिंग बुक्स, ठीक है। इसमें हमने देखा कि इसमें दो वर्ब है, एक लाइक है और एक रीडिंग है। ये दोनों वर्ब है। इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सा है, इसमें इनफाइनाइट वर्ब कौन सा है, ये हम पता करेंगे, ठीक है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, तो ये जो लाइक है ये हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फाइनाइट वर्ब में बताया कि हम उसे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नंबर या फिर टेंस के हिसाब से। तो आई है तो हम उसमें वही लिखेंगे। हम उसको ऐसा भी कर सकते हैं, आई लाइक रीडिंग बुक्स। तो हमने देखा कि हम ये लाइक को तो चेंज करके लाइक कर दिए, क्योंकि हमें इसे पास्ट टेंस में लिखना था, लेकिन ये रीडिंग ही था। तो यहाँ पर ये लाइक या फिर ये लाइक जो है ये है आपका फाइनाइट वर्ब, और ये रीडिंग जो है ये है आपका नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। ये रीडिंग जो है ये चेंज नहीं हो, मैं ये नहीं कहती कि ये हमेशा रीडिंग जो है या फिर ये ऐसा नहीं हमेशा ही नॉन फाइनाइट में रहेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद the chair is broken, ठीक है। अगर हम ये लिखते हैं the chair is broken, तो क्या हुआ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है, दो वर्ब है। तो इसमें से फाइनाइट कौन सा है, नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है, किसे हम चेंज कर सकते हैं। चेयर was broken, तो हमने देखा कि यहाँ चेंजेस आया, लेकिन ब्रोकन में कोई चेंजेस नहीं है। तो ये हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब, ये हो गया आपका फाइनाइट वर्ब। तो ये होता है आपका नॉन फाइनाइट और फाइनाइट में डिफरेंस, कि ये जो है ये चेंज नहीं होता। कुछ वर्ब जो है वो चेंज नहीं होते हैं, जो वर्ब चेंज हो जाते हैं, जैसे गिवन, ठीक है। गिवन का क्या होता है, गिव, गेव, गिवन। लेकिन हम उस सेंटेंस में अगर उसको सिर्फ एज ए गिवन में ही लगाते, उसको दो सेंटेंस में चेंज करने लगाते, ही हैज गिवन, ही हैड गिवन। अगर हम ये बोलते हैं, हमने तो टेंस चेंज कर दिया, हैज के जगह हैड लगा दिया, तो जो हैज है वो फाइनाइट वर्ब हो गया, हैड है फाइनाइट वर्ब हो गया, लेकिन जो गिवन है वो गिवन वैसा ही रह गया। तो वो हो जाता है उसमें नॉन फाइनाइट वर्ब, जो चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये तो बस ऐसे एग्जांपल है, हम इसके डेली अक्रॉस नहीं होते, हम अक्रॉस होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के टेंस पार्ट से। नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट्स है इन्फिनिटिव, जिरांड और पार्टिसिपल। आपको जानना जरूरी है पार्ट इन्फिनिटिव और जिरांड। जिरांड और पार्टिसिपल में आता है जनरली इन्फिनिटिव में क्या है, इन्फिनिटिव क्या होता है कि वो एक नाउन की तरह, इन्फिनिटिव वर्ब जो होते हैं वो एक नाउन की तरह काम करते हैं, एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, या फिर एडवर्ब की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब उसमें हम सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होता है, टू प्लस बेस। बेस मतलब जो मेन वर्ब है, आई लाइक टू स्विम। यहाँ पर जो हम टू लगाए प्लस बेस वर्ब, मेन वर्ब है, तो इसमें हम कोई चीज चेंजेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको आई लाइक्ड लिख देंगे
तो भी हम चेंज नहीं किया, टू स्विम ही रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया, बल्कि ये फाइनाइट वर्ब जो था इसमें चेंजेस आ गया। जब ये वाला जो स्विम है, यहाँ पर ये जो स्विम है, इसे हम एज अ नाउन बात कर रहे हैं, तो वहां पर हो जाता है वो इंफिनिटिव। अब ये लिख देते हैं, टू वॉक इज यूजफुल। मतलब कि यहाँ जो वॉक है अभी आपका ये नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना वॉक, तो उसमें जो वॉक है वो नॉर्मली तो है वर्ब, लेकिन यहाँ पर जब वर्ब नाउन के जैसा एक्ट करता है तो उसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव। और इसके साथ जो ये यूजफुल है, ये इज है, इसमें कोई भी चेंजेस आ सकते हैं। टू वॉक वॉज ब्यूटीफुल, सॉरी यूजफुल, ये हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी जो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटिव वर्ब है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो उसमें टू वॉक, जब भी हम टू लगाते हैं हम उसका मेन वर्ब को चेंज नहीं करते। टू स्विमिंग नहीं लिखते, टू वॉक्ड नहीं लिखते, टू वॉक ही लिखेंगे। तो टू यूज होने से आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू प्लेड तो नहीं होता, आई लाइक टू प्ले जो है वो आपका एक नाउन है वहां पर, ठीक है। अब आता है जिरान। जिरान वो होता है जिसमें आपका जो वर्ब है वो नाउन के जैसा एक्ट करता है, ठीक है। कहां पर नाउन के जैसे वो एक्ट करता है, वो होता है जिरान। जैसे कि आई लाइक स्विमिंग, ये जनरली आईएनजी लगा के ही होता है, ठीक है। अब बोलेंगे मैम इन्फिनिटिव और जिरान में तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर वैसा यूज होता है। वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर ये जो इज हेल्पिंग वर्ब है और ये जो वॉकिंग है ये ऐसा तो वर्ब है लेकिन ये नाउन की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, तो इसको कहते हैं जिरान। उसके बाद आता है आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल हमें आसानी से पता है वो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है, वो एडवर्ब की तरह भी यूज हो सकता है, या फिर कोई नॉर्मल, जैसे पार्टिसिपल हमें पता है क्या होता है। जैसे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो हम पार्टिसिपल कहते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, वो आपके लिए उतने जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जिरान और इन्फिनेटिव आपको जानना जरूरी, क्योंकि ये हम अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे डेली अक्रॉस सेंटेंसेस में काम आते हैं। तो ये हो गया आपका वर्ब के टाइप्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। हमने पहले क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा वर्ब क्या होते हैं, वो एक्शन स्टेट और एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग और इवेंट्स के जैसे एग्जांपल हमने लिए। फिर हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पता किया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा होता है आपका थिंग, उसमें आप क्वेश्चन लगाएंगे व्हाट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है आपका पर्सन, जिसमें आप लगाएंगे क्वेश्चन हो। उसके बाद हमने डिस्कस किया मेन वर्ब का, मेन वर्ब क्या क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जो सेंटेंस या फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके लिंकिंग वर्ब। जैसे कि ही लुक्स हैप्पी, तो जो हैप्पी है वो एक्सप्रेस किया, एक वर्ड ऐड किया हमने, तो वो वहां पर वो लिंकिंग वर्ब हो गया। फिर ऑक्सिलरी वर्ब हमने देखा, ऑक्सिलरी वर्ब में दो टाइप के ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, प्राइमरी, एक मॉडल। प्राइमरी में क्या होता है, उसके तीन फॉर्म, बी फॉर्म में इतने सारे होते हैं, हैज हैव में हैव के अलग फॉर्म होते हैं, और कह सकते हैं कि वॉज के डू के अलग है, तो ये सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हमने फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब के जो है डिस्क्रिप्शंस, आई मीन जो एग्जांपल्स के साथ उसे समझा कि फाइनाइट वर्ब जो है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन या फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, या लेकिन जो इनफाइनाइट टेंस के अकॉर्डिंग, और जो नॉन फाइनाइटिव वर्ब है वो चेंज नहीं होता किसी के, वो अपने में रहता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया आई लाइक रीडिंग, तो लाइक जो है वो फाइनाइट वर्ब है, रीडिंग जो है वो इनफाइनाइट नॉन फाइनाइट है। उसके बाद आई लाइक रीडिंग, तो लाइक भी चेंज हो गया, लेकिन फाइनाइट वर्ब तो वैसे का वैसा रह गया। तो ये सारी चीजें वैसी रह गई, लेकिन जो नॉन फाइनाइट है वो वैसे ही यूज होगा। जिरान जो है वो नॉन फाइनेटिव में आता है। जिरान में व्हेन वर्ब एक्ट एज अ नाउन, आप इतना याद रखिए तो आपको इजीली याद हो जाएगा। इस और जो इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव में हम टू लगा के जो वर्ब यूज करते हैं, टू प्लस बेस फॉर्म इज द वर्ब, इतना ही है इसमें। अब हम इसके आगे नेक्स्ट में आएंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। ये थोड़ा गौर से और ध्यान से सुनिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में ये होता है कि जनरली व्हेन अ सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन, इट विल डेफिनेटली हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव इट, ठीक है। लेकिन ज्यादा करके ऑब्जेक्ट होने चाहिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे कि जिसमें आप क्वेश्चन व्हाट लगाए तो आपके आंसर जो निकले वो, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ही गेव मी अ फ्लावर, अगर हम यही लिखते हैं तो
ये एक सेंटेंस का सेंस बना। मैंने ये बोला कि दिमाग में पहले आप डाल के रखिए कि आपको जो सेंटेंस बनाने वो कंप्लीटली एक सेंसिबल सेंटेंस होना चाहिए, मतलब कि करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए। ही गेव मी अ फ्लावर, ये हो गया एक पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, अगर हम इसको लिखते हैं ही गेव, क्या ही गेव मी, अगेन अ सेंटेंस। तो हमें हमारा मेन मोटिव क्या था कि इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है वो जब कोई एक्शन परफॉर्म करता है तो उसके पास एक रिसीवर होना चाहिए। तो हमारे पास तो यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये दो रिसीवर है, तो इसमें से हम कैसे कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, आई मीन ये सेंटेंस है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है या फिर ट्रांजिटिव वर्ब है, ये जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो हम नहीं कह सकते। क्योंकि अगर हम इसे हटा देते हैं, ही गेव अ फ्लावर कहते हैं, तो ये सेंस बन जाएगा। अगर ही गेव में लिखते हैं तो ही गेव मी व्हाट, किसके ऊपर वो इम्पैक्ट हुआ, मी के ऊपर तो नहीं हुआ, फ्लावर देना पड़ेगा, एक रिसीवर होना चाहिए एक्शन का। तो यहाँ पर ये जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम ये कहते कि ही गेव मी अ फ्लावर, तो यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तब जाके ये सेंटेंस कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। अगर आपको आसानी से समझना है तो आप वैसे ही करेंगे, वर्ब के पास आप क्वेश्चन लगाएंगे व्हाट, ठीक है, आप वर्ब के बाहर क्वेश्चन लगाएंगे व्हाट, तो आपको जो आंसर आए, अगर आंसर आ जाता है और वही आपके सेंटेंस में रहता है तो वो होगा फ्लावर। अगर हम लिख देंगे ही गेव मी, तो ही गेव व्हाट, तो आंसर में फ्लावर तो है, अगर मान लीजिए इतना रहता है ये ही गेव मी, ठीक है, इतना ही अगर सेंटेंस है तो आप क्वेश्चन करते ही गेव व्हाट, तो मी तो नहीं आ सकता। अब मी अगर हमें आंसर चाहिए तो हमें क्या क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, होम। तो वैसे तो कोई सेंटेंस ही एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा। तो ही गेव अ फ्लावर, ही गेव व्हाट भी लिखेंगे तो वो फ्लावर आंसर आएगा, तो वो हम उसको ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, जिसमें कि एक वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती अपना सेंटेंस को कंप्लीट करने में या फिर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में। जैसे कि स्नो फेल यस्टरडे, स्नो फेल यस्टरडे, तो यहाँ पर जो ये यस्टरडे है ये तो आपको ऑब्जेक्ट है ही नहीं है ये ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या, स्नो फेल यस्टरडे से हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी एक सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने में। ठीक है, अब जैसे द बेबी क्राइज, बेबी क्राइज हमें समझ में आ गया, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया, लेकिन हमें यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। ठीक है, बहुत बार ऐसे होता है कि हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन वो सेंटेंस कंप्लीट होता है, कंफर्म होता है, एक पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। अगर मैं ही गेव मी अगर ऐसे नॉर्मली बोल दूं तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो ट्रांजिटिव वर्ब है। आपको पूरा बताना पड़ेगा कि उसमें उसने आपको क्या दिया, क्वेश्चन लगाना पड़ेगा व्हाट, और इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो कुछ वर्ब होते हैं जो ट्रांजिटिव ही होते हैं हमेशा से, जैसे क्लाइंब हो गया, गिव हो गया, टेक हो गया, टूक हो गया, ये सब जो ट्रांजिटिव वर्ब ही रहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं ये कहूंगी द डॉग इज रनिंग, तो ये तो कंप्लीट अच्छा सेंटेंस है, हमें तो इसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी पता करने के लिए, तो ये हो जाता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। ये रनिंग और ईज हो जाते हैं आपके इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये सेंटेंस तो पूरा सही है लेकिन हमें यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो यह हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। अब जनरली याद रखिए कि आपको क्वेश्चन लगाने हैं व्हाट, आपको एक थिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही पता करना है, तब जाके वो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। और अगर आपके पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है ट्रांजिटिव वर्ब के लिए। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर ऑब्जेक्ट नहीं बिना ना होने की वजह से भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट और मीनिंगफुल हो जाता है, तो वो आपका हो जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो आप हमेशा ये चीज को याद रखिए कि आपको एक ट्रांजिटिव वर्ब के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ही sang a song for me, इसमें क्या होगा, इसमें तो हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ही sang what, तो हो जाएगा ये सॉन्ग, तो ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब। ही sang song, ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब। द बर्ड इज सिंगिंग ऑन द ट्री, द बर्ड इज सिंगिंग ऑन द ट्री, तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा, ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब।
जहां पर एक ऑब्जेक्ट की जरूरत, सॉरी ये हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब जहां पर एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। द डॉग इज रनिंग ऑन द रोड, इसमें एक ऑब्जेक्ट है लेकिन फिर भी ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। सॉरी द बर्ड इज सिंगिंग ऑन द ट्री, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। नो डाउट वो ट्री जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसमें हमें जो एक्शन है जो परफॉर्म कर रहा है जो सब्जेक्ट उसमें वो फॉल नहीं कर रहा। सिमिलरली द डॉग इज रनिंग ऑन द रोड, अगर हम इसे कहेंगे तो वो जो एक्शन है रनिंग वो डॉग के रोड के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं कर रहा है। रिसीवर इज नॉट द रोड, तो वो हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो ये चीज है वो थोड़ा आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन आप इतना याद रखें कि ट्रांजिटिव वर्ब के लिए यू शुड हैव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब जाके आपका ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको और भी कुछ एग्जांपल्स दूंगी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको इतने सारे चीजें तो समझ में आई हैं, तो अभी आप इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको और एग्जाम्पल्स देती हूँ तब तक। तो ये और कुछ एग्जाम्पल्स है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के। She made a cake, अगर हम ये बोलते हैं तब जाके ये सेंटेंस पूरा क्लियर होता है कि ये ट्रांजिटिव, ये वर्ब, ये तो सेंटेंस क्लियर है, मीनिंगफुल सेंटेंस है, तब ये जाके हुआ कि ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है? क्योंकि ये जो मेड है इसका जो एक्शन है, शी का जो एक्शन है उसके लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास है। ट्रांजिटिव वर्ब होने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है सेंटेंस में, इट शुड बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों होना है? क्यों तभी आप उसमें व्हाट लगाएंगे तो क्वेश्चन सॉरी आंसर आएगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसमें से पर्सन भी हो सकते हैं, तो उसमें हमें हुम लगाना पड़ता है क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन हमें ट्रांजिटिव वर्ब पता करनी है तो वहां हमारा काम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ही है, ओनली ऑब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखते हैं ही इज लाफिंग, तो ये जो वर्ब है इसके बाद हमें कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस जो है वो क्लियर सेंटेंस है, हमें मीनिंगफुल सेंटेंस है, तो ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। जॉन रन्स फास्ट, अगर हम ये बोलते हैं तो इसमें भी हमारा सेंटेंस तो क्लियर है, इसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए ये हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ वर्ब जो होते हैं वो डायरेक्टली इंट्रांजिटिव होते हैं, जैसे क्राई हो गया आपका, रन्स हो गया, डाई हो गया, स्लीप्स हो गया, ये सारी जो होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। लेकिन कुछ ऐसे ट्रांजिटिव और कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ट्रांजिटिव भी होते हैं और इंट्रांजिटिव भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। वो हम देखते हैं कैसे। अगर हम ये बोलते हैं राम स्पीक्स, तो ठीक है, हमें पता है वो कुछ बोल रहा है। ठीक है, राम स्पीक्स लाउडली, तो हम देखें कि ये सेंटेंस है, ये बहुत क्लियर सेंटेंस है, मीनिंगफुल सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रादर है आपका एडवर्ब। ठीक है, राम स्पीक्स लाउडली, लेकिन हमें इसके ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर इसी को हम अगर इसको ट्रांजिटिव में होता तो कैसे होगा, देखिए राम स्पीक्स द ट्रूथ, अब ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, राम स्पीक्स व्हाट द ट्रूथ, तो ये स्पीक्स हो गया यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अभी देखिए और एक एग्जांपल देखते हैं, ग्लास ब्रोक। ठीक है, द ग्लास ब्रोक कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना, द ग्लास ब्रोक। लेकिन अगर हम इसको यहाँ, तो ये हो गया आपका इंट्रांजिटिव, और अगर इसमें लिखेंगे हरी ब्रोक द ग्लास, तो इसमें क्या हुआ, ये ब्रोक है, हरी सब्जेक्ट है, इसने एक ग्लास को ब्रेक किया, तो यहाँ पर क्या, ये ब्रोक हो, ये ब्रोक हो गया, ये हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर था। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसको आप अच्छे से समझ लें कि आपको सेंटेंस में व्हाट लगाने से ही ये सेंटेंस आपका सही होगा। आपको ट्रांजिटिव वर्ब पता करना है तो उसमें आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ओनली ऑब्जेक्ट विल नॉट वर्क, इट शुड हैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विद इट, तब जाके ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा कोई भी वर्ब। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब हम करेंगे कुछ कॉमन मॉडल्स यूज करेंगे। ठीक है,
इसमें आप थोड़ा ध्यान देंगे। मॉडल्स, मॉडल्स जनरली कहाँ कहाँ यूज होता है, क्यों मॉडल्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें? जब कोई एबिलिटी दिखाना हो, परमिशन हो, एडवाइस हो, ऑब्लिगेशन हो या फिर पॉसिबिलिटी हो। आई रिपीट, जब एबिलिटी हो, परमिशन लेनी हो, ऑब्लिगेशन हो, पॉसिबिलिटी हो या फिर कोई एडवाइस हो, तब जाके हमें जरूरत पड़ती है मॉडल्स की। तो मैंने मॉडल्स बताया था आपको, कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शुड और आपका ऑट, मस्ट, ये सब जो है आपका मॉडल्स हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कैन। कैन जो यूज होता है वो जनरली आपका एबिलिटी के लिए यूज होता है। तो हम देखते हैं कैन और कुछ जो डिफिकल्टी जो हमें होती है वो कहां पर होती है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि कैन का हम जनरली बोलते हैं कैन का पास्ट टेंस क्या है, कुड। अब उतना आपको समझ में आता है कि कैन का पास्ट टेंस कुड है, लेकिन इसको प्रॉपर किस जगह में आप इस्तेमाल करेंगे ये चीज आप जानना, मतलब ये चीज जानना आपको जरूरी है। आई कैन डू दिस, ये आपका एबिलिटी को बता रहा है कि आप ये चीज को कर सकते हैं। ठीक है, आप बता रहे कि मैं ये कर सकता हूं, मतलब ये आप करेंगे, आपको ये आता है, ये आपकी एबिलिटी है, आप इसको करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, अगर वो चीज आप कुड में लगाएंगे तो आई कुड डू दैट, मतलब कि ये आप कर सके। ठीक है, ये आप कर सके, सके या सका, इसमें जो जनरली होता है आई कुड डू दैट, मतलब कि ये पास्ट की बात हो रहा है कि आप एक नाकामयाबी वाली चीज है, जो वो चीज आपको करना था लेकिन आप कर नहीं पाए। सॉरी, ये एक पॉसिबिलिटी वाली बात है, जैसे एबिलिटी थी और आपने ये चीज किया। ठीक है, आपने ये किया, तो ये होता है कुड में। आई कुड डू दैट, मतलब कि आपने ये किया, ये होता है। ठीक है, आई कुड हैव, आई कुड हैव जब हम यूज करते हैं, आई कुड डू मतलब कि आप कर सकते हैं। कुड हैव कहां यूज होता है, हैव है तो पहले आप याद रख लीजिए कि आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। कुड हैव आप तब यूज करते हैं जब आप किसी चीज को कर सकते थे लेकिन आपने किया या नहीं किया या नहीं किया जनरली, जैसे कि होगा आई कुड हैव डन योर वर्क, मतलब कि मैं तुम्हारा काम कर सकता था लेकिन आपने नहीं किया। तो ये एक अनसक्सेसफुल चीज है कि आप ये चीज को कर सकते थे लेकिन आपने इसको नहीं किया। क्लियर? तो कैन में आपकी एबिलिटी होती है, कुड उसका जनरली पास्ट टेंस में होता है, और कुड हैव मतलब आपने वो कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। ठीक है, आई कुड हैव हेल्प्ड यू, सॉरी आई कुड हैव डन योर वर्क, आप ये कर सकते थे लेकिन आपने कर नहीं पाए, ये एबिलिटी थी आपकी लेकिन आप नहीं कर पाए। ठीक है, अब जब हम कुड और कैन को यूज करते हैं तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि जब इसको हम क्वेश्चन सेंटेंस में यूज करते हैं तो जो कैन जो होता है वो जनरली ज्यादा करके पोलाइट जगह में, सॉरी थोड़ा इनफॉर्मल साउंड करता है, लेकिन कुड जो है अगर सब उसको क्वेश्चन में यूज करेंगे तो वो थोड़ा पोलाइट साउंड करता है। ठीक है, जैसे कि कुड यू ब्रिंग some flowers, ये थोड़ा ज्यादा पोलाइट साउंड करता है। कैन यू भी करेक्ट है, लेकिन आपको ज्यादा पोलाइट यूज करना है तो आप यूज करेंगे कुड। तो कुड साउंड्स मोर फॉर्मल और आप इसको अच्छे से यूज करेंगे तो ये ज्यादा पोलाइट साउंड करता है। इज जस्ट अ सिंबल ऑफ पोलाइट। कैन यू ब्रिंग सम फ्लावर भी हो सकता है, इट इज ऑल्सो करेक्ट, बट कुड ज्यादा हम फॉर्मल रहने से यूज करते हैं। ठीक है, वो हमारी जनरली यूज होती है उसमें। ओके, अब आया आपका विल और वुड। ठीक है, विल आप यूज करते हैं, विल आप यूज करते हैं कोई चीज की पॉसिबिलिटी होना। कि कोई चीज पॉसिबल है इन फ्यूचर। ठीक है, हम जनरली विल वैसे यूज करते हैं। वुड यूज करते हैं हम कब, जब हमारे पास चॉइस हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी में यूज करते हैं विल, और चॉइस जब रहता है तो आप यूज करते हैं वुड। जैसे कि आई विल
गो टू कोलकाता, मतलब कि पॉसिबिलिटी है कि आप कोलकाता जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप कोलकाता पहुंच जाते हैं तो उसके बाद आपका फ्रेंड आपसे पूछता है व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, आप क्या लेना चाहोगे, तो आप उसमें चाय या कॉफी, तो आप बोलोगे आई वुड टेक टी। तो यहां पर क्या हुआ, आपका चॉइस हुआ, आप क्या ले सकते थे, आप कॉफी भी ले सकते थे, आप चाय भी ले सकते थे, लेकिन आपने बोला कि आपका चॉइस है आई वुड टेक कॉफी, मतलब कि आप इसमें अपना चॉइस बता रहे हैं। तो फिर एक बार रिपीट करती हूँ, विल होता है पॉसिबिलिटी के लिए, वुड होता है आपका चॉइस के लिए, तो आप यहाँ पर ये चीज को करेंगे। ठीक है, अब इस्तेमाल करने का होता है वुड यू। वुड यू आप कब यूज करते हैं, वुड यू आप यूज करते हैं जब आपको कोई रिक्वेस्ट करना रहता है। ठीक है, ये जब होता है तो आप एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट करते हैं, वुड यू ब्रिंग सम फ्लावर्स फॉर मी, आप उसको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कुड में भी वो रिक्वेस्ट ही होता है। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे कि अगर कुड भी रिक्वेस्ट, कुड यू भी रिक्वेस्ट है और वुड यू भी रिक्वेस्ट है। अभी तो मैम आपने बोला कि कुड यू भी रिक्वेस्ट है और वुड यू भी रिक्वेस्ट है। तो जनरली क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कुड को, जो मैं आपको सेंटेंस बताई थी, यूज तो हम तभी कर सकते हैं, लेकिन जनरल टर्म में हम क्या यूज करते हैं, कुड जो यूज हो, तो कुड यू वुड यू यूज करते हैं हम कोई चीज में जब आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको मेंटल या माउथ से ही काम करना है। ठीक है, ये होता है वुड में। और कुड यू कब यूज होता है, जब आपको फिजिकल कुछ काम करवाना है। जैसे कि मैंने आपको बोला कुड यू ब्रिंग सम फ्लावर्स फॉर मी, तो ये हमारा फिजिकल काम है। वुड यू टेक टी और कॉफी, आपने मुंह से बोला मुझे चाहिए, मतलब आपने बोला, मतलब आपने पूछा कि वुड यू टेक टी, तो वुड में क्या हुआ कि आपने बस उससे आंसर जवाब ही पूछा, जिसमें मेंटल या फिर मुंह का इस्तेमाल होता है। कुड में क्या होता है कि आप उसे फिजिकल काम करने कह रहे हैं। तो कुड यू तब होता है जब आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि वुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, तो इसमें क्या हुआ, सामने वाले को मुंह से जवाब देगा। कुड यू प्लीज टेल मी योर नेम, ये नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है। कुड यू गो देयर, ये हो सकता है। कुड वी गो देयर, ये हो सकता है, लेकिन आपको कोई फिजिकल काम है तब आप कुड यू यूज करेंगे, और कोई मेंटल या फिर माउथ से कुछ काम है तो आई मीन उसमें रिक्वेस्ट करना है तो आप वुड यू यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये वाला चीज आपको ऐसे होगा। अब आप इसमें देखेंगे वुड हैव, जैसे कुड हैव था, यहां पर भी हम यूज करेंगे वुड हैव। वुड हैव कब आप यूज करेंगे, वुड हैव तब यूज करेंगे जब कोई चीज हो सकती थी लेकिन आपके चॉइस की वजह से आपने उसको नहीं किया। आई वुड हैव डन दैट, मतलब कि वो आपकी चॉइस थी। ठीक है, जैसे कुड का था आपकी एबिलिटी थी, आपने नहीं किया, और यहाँ वुड में आपकी चॉइस थी इसलिए आपने उसको नहीं किया, मतलब वो आपकी चॉइस के अंडर आ जाता है। वुड कंप्लीटली आ जाता है। आई वुड लव टू डू दिस, जब हम ये कहते हैं वुड, उसमें हम हैव नहीं लगाए तो वहां पर हम मेन वर्ब यूज करेंगे। वुड हैव रहेगा तो हम वहां पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुड, वुड, विल, कैन, कुड का हम अच्छे से डिस्क्रिप्शन कर चुके हैं। अब हम देखेंगे शुड, मस्ट, ought to, ये तीनों जो है ये आपका ऑब्लिगेशन या फिर ऑब्लिगेशन हो गया, या फिर आपको एडवाइस के लिए ये तीनों चीज यूज होती है। शुड जो है वो काइंड ऑफ एक पीस ऑफ एडवाइस है। ठीक है, जैसे कि यू शुड बी पंक्चुअल। ओके, मस्ट जो है वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब ये आपका ऑब्लिगेशन है, मतलब आपको करना ही है ये सारी चीजें। यू मस्ट बी पंक्चुअल। ठीक है, अभी हम ये दोनों को देखेंगे। तो यहां पर ये नहीं कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट है या ये सेंटेंस करेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको स्ट्रांगली अगर किस, तो ये आपकी खुद की फीलिंग्स, आपको कैसे बात करनी है। जैसे अगर आपको ये चीज पूरा ऑब्लिगेशन, ये मैंडेटरी है, ये काइंड ऑफ ऑर्डर है, तो यहां पर आपको मस्ट लगाना है। ठीक है, और अगर आपको एडवाइस देना है तो आप वहां पर लगाएंगे शुड। ठीक है, अब ऑट टू जो है वो शुड से थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन मस्ट से कम रहता है। ये भी पॉसिबिलिटीज में एक एडवाइस में ही आता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग एडवाइस में ही है, लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्गर एडवाइस। तो ये भी करेक्ट है, यू ऑट टू बी पंक्चुअल।
आप बस ये याद रखिए, इट इज मोर स्ट्रॉन्गर, सॉरी इट इज स्ट्रॉन्गर एडवाइस, ठीक है, लेकिन ऑब्लिगेशन कम है, थोड़ा कम है। ये शुड से ज्यादा इस्तेमाल होता है, शुड से ज्यादा इम्पैक्टफुल है, लेकिन मस्ट से कम है। तो जैसे अभी हम और एग्जांपल ले सकते हैं कि यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर हर, सॉरी यू मस्ट अपोलोजाइज टू हर, यू ऑट टू बी अपोलोजाइजिंग काइंड ऑफ, यू शुड अपोलोजाइज। तो ये क्या हुआ, यू शुड में आपका पीस ऑफ एडवाइस है, मस्ट मतलब आप एकदम स्ट्रांगली ऑब्लिगेशन है कि आपको करना ही पड़ेगा उसे, और ऑट टू मतलब एक ऑब्लिगेशन भी छोटा सा, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा स्ट्रॉन्गर भी है। तो यहाँ पर ऑब्लिगेशंस जो है मतलब बहुत मैंडेटरी चीज है, ये होगा मस्ट। अब आप एग्जाम में आप फेल हो रहे हो, ठीक है, काफी टाइम से फेल, आपकी टीचर बोलती यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर स्टडीज फ्रॉम नाउ, मतलब क्या कि अब आपको एकदम करना है। अब आप नॉर्मली फिर अगर घर वाले हैं, नॉर्मल कोई भी जब लाइटली यू शुड टेक केयर, मतलब क्या कि तुमको लेना चाहिए, ठीक है। ऑट टू में थोड़ा स्ट्रांग रहता है कि हाँ, अब आपके पेरेंट्स बोलते हैं नहीं तुमको लेना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बेसिकली मस्ट वाला जो है वो टीचर यूज करेगी, फ्रेंड्स जो होंगे वो शुड यूज करेंगे, और आपके जो पेरेंट्स होंगे वो ऑट टू करेंगे, वो आपको ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना चाहते। तो ये चीजें होती है आपके शुड, वुड और ऑट टू में, ठीक है। अब आया आपका मे और माइट। ये बहुत कॉमन मॉडल्स है, यही आपका यूज करने में आता है, तो ये जनरल है, आप इसे कर सकते हैं, मे और माइट, ठीक है। हमें जनरली पता है कि मे कहाँ यूज होता है, मे यूज होता है जैसे हम बोलते हैं मे आई कमी, तो वो थोड़ा रिक्वेस्ट के लिए होता है, पॉसिबिलिटीज के लिए यूज होता है, ठीक है। और जो माइट यूज होता है, वो माइट यूज होता है आपका फैक्चुअल चीजों के लिए। माइट जो होता है वो आपका एक्सप्रेस करता है, वो हाइपोथेटिकल होता है, मतलब कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो मे है वो यूज होता है हमारा पॉसिबिलिटीज के लिए, फैक्चुअल चीजों की पॉसिबिलिटीज के लिए। तो हम जनरली जानते हैं मे का पास्ट टेंस है आपका माइट, लेकिन उसको उस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे कि इट मे रेन। तो इसका मतलब ये है कि शायद बारिश हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है कि वहां पर बारिश हो सकती है। यू मे फॉल, तुम गिर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपका ये पॉसिबिलिटीज होती है यूज करने के लिए, लेकिन हम इसको यूज नहीं कर, आई मीन इसको हम उसी तरीके में लेते हैं। अब आया आपका माइट। माइट जो है वो कंप्लीटली हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल मतलब कोई अगर एक्शन होता है उसके बाद कुछ होने की चांसेस है, जैसे कि इफ आई विन द लॉटरी, आई might buy a car। अगर मैं लॉटरी जीता तो मैं शायद कार ले लूं, मैं कार ले सकता हूँ शायद। तो हिंदी में कहेंगे तो सभी का मतलब एक ही आता है, लेकिन अगर हम इसी चीज को इंग्लिश में बात करेंगे तो हर वर्ड का एक दूसरा टाइप का मतलब होता है। ये आप हाइपोथेटिकल यूज करते हो, ये आपकी यूज होती है पॉसिबिलिटीज में। तो ये सब चीज अपने अपने जगह में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो ये माइट का चीज ये है कि आप हाइपोथेटिकल चीजें में इसे यूज करेंगे, कि जैसे कि आपके साथ अगर ये होता है, इफ यू डोंट स्टडी हार्ड यू माइट फेल, मतलब कि अगर तुम अभी से पढ़ाई अच्छे से नहीं करोगे तुम शायद फेल हो सकते हो। हाइपोथेटिकल है ये, ठीक है। में कहाँ यूज होता है, पॉसिबिलिटीज में, ठीक है। ये हम पॉसिबल चीजों की बात है, फैक्चुअल चीज है, जैसे कि द क्लाउड, आई फाइंड द क्लाउड इन द स्काई इट मे रेन, मतलब कि आप देख रहे हैं कि बारिश, बादल बने हुए हैं आसमान में तो बारिश होने की संभावना है। तो ये पॉसिबिलिटीज में होती है। अब डिफरेंस जनरली की होता है कैन और मे में, हम देखते हैं ये चीज मे और कैन में। मे थोड़ा ज्यादा पोलाइट होता है, कैन थोड़ा कम। जैसे टीचर को आप नहीं बोलते कैन आई गेट इन, ये हम नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं मे आई गेट इन। तो ये भी काइंड ऑफ रिक्वेस्ट ही होता है। अब आप बोलेंगे कि मैम कैन भी रिक्वेस्ट है, कुड भी रिक्वेस्ट है, वुड भी रिक्वेस्ट है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कैन और कुड जो होता है वो फिजिकल रिक्वेस्ट के लिए काम होता है, और वुड जो है वो माउथ, वुड यू साइन देयर, वुड यू टेक टी और कॉफी, ये सब चीजें। वुड यू कम हियर, ये नहीं होगा, ठीक है, वहां कुड होगा। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ वर्ब। मैंने आपको वर्ब बता दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया, टाइप्स ऑफ वर्ब बता दिया, उसमें लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और आपके जिरान, पार्टिसिपल और आपके इन्फिनिटिव, ये सारी चीजों को भी एक्सप्लेन कर दिया। फिर ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव को अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने।
उसके बाद ये मॉडल्स करवाना है। तो ये आप अच्छे से एक बार देखेंगे, आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगा। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग्स। ये सब आपके एग्जाम्स में आएंगे और आपको वैसे लिखने पड़ेंगे, तो शायद आपको गैप फिलिंग में आ जाए, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाए, किसी भी चीज में आ सकता है। तो आपको ये सारी चीजों को अच्छे से करना है, ठीक है। तो आप इसको, कोई भी डाउट है आप फिर से वीडियो प्ले करेंगे, और उसके अलावा भी आपके पास कुछ वर्क बुक है या फिर प्रैक्टिस बुक है, ग्रामर बुक है, जिसमें आपको कुछ चीज में मतलब कह सकते हैं कि परेशानी हो रही है फाइंड करने में, तो आंसर लिखने में, तो आप उसको प्रैक्टिस करें और डाउट्स को पूछें। जो भी एक्सप्लेनेशन के अंदर अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप डाउट्स को पूछेंगे, अच्छे से पूछेंगे। टिल देन यू हैव टू प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम एक्यूरेट इन योर एग्जाम। अब ये जनरल सेंस में ही आती है, कभी ऐसा नहीं होता कि आपको प्रॉपर बोला जाएगा आप माइट यूज करो, मेन यूज करो, नहीं, सब मिला के आएगा। और आप हमेशा ग्रामर को एग्जाम मोटिव में नहीं पढ़ेंगे, आप हमेशा ग्रामर को इसी मोटिव में पढ़ेंगे कि आप आगे जाके इसको खुद यूज कर सके, करेक्टली यूज कर सके, ठीक है। इजी यूज करें लेकिन करेक्ट यूज करें, ये आपका मेन मोटो होना चाहिए कोई भी एग्जाम्स को लिखने की, आई मीन ग्रामर को पढ़ने के लिए, कि ये हम इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर्स लिखने के लिए। तो तभी अगर आपको अच्छे से आएगा, तभी अगर आप एरर फाइंडिंग है, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको एरर फाइंड करना, तब जाके आप ये एरर फाइंड कर पाएंगे, आप सही से इस्तेमाल कर पाएंगे ये सारी चीजों को। तो इंग्लिश के लिए ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत याद रखनी है। देखिए काम चलाओ इंग्लिश तो सभी बोल लेते हैं, बट परफेक्ट इंग्लिश आपको बोलना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ हायर वोकैबुलरी, वोकैबुलरी हाई होनी जरूरी है, मानती हूँ, लेकिन हाई फाई इंग्लिश के बारे में बात अभी नहीं करी, बस करेक्ट इंग्लिश के बारे में बात करूँ। तो ये परफेक्ट करेक्ट इंग्लिश आपको जानना जरूरी है। तो विद दिस हमारा वर्क कंप्लीट होता है, पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया, उससे रिलेटेड जितनी सारी चीजें थी कंप्लीट हो गई। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, समझ में ना आए तो फिर से वीडियो प्ले करें, जहां डाउट्स हो एक बार करें, प्रैक्टिस करते रहे, अगेन एंड अगेन। आई एम फोकसिंग ऑन द सेम थिंग दैट यू हैव टू प्रैक्टिस, ओके। टिल दैट बी सेफ and we'll meet in the next video class. Okay, thank you.